तो आज हम ईयरली क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो पिछले कुछ वर्षों में आए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, बातचीत चैटिंग। बातचीत चैटिंग जनरली बातचीत या चैटिंग जनरली अभी आज के दौर में तो चैटिंग बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले अगर हम देखें आज तो हम सीधा सीधा व्हाट्सएप के थ्रू, जूम के थ्रू आराम से अपने मोबाइल से चैटिंग कर लेते हैं। लेकिन पहले के डेज में देखें तो ये चैटिंग जो है बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। इंटरनेट पे बैठ करके लोग ईमेल के थ्रू चैटिंग करते थे और एक एक मैसेज भेजते थे, मैसेज आते थे, फिर बात करते थे। उस दौर में जब हम बिना फोन की कंप्यूटर पे बैठ करके डायरेक्ट हेडफोन वगैरह लगाकर कंप्यूटर के माध्यम से बात करते थे, तो उस समय इंस्टेंट मैसेंजर के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता था? तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें कौन सा था जो इंस्टेंट मैसेंजर के रूप में प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन आपके सामने ए है मैक। तो मैक आपको मैंने पढ़ाया है पिछले मेरे नोट्स में, मैंने बताया था कि मैक एड्रेस होता है, ठीक है ना। तो मैक एड्रेस होता है, तो ये एड्रेस है, तो जाहिर सी बात है ये इसका आंसर नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये तो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग डिवाइस हो जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये एमओ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद अगर हम चले गूगल टॉक और अल्टा विस्टा, तो गूगल टॉक चूंकि इसका आंसर है गूगल टॉक, लेकिन मैं अल्टा विस्टा पे पहले चर्चा कर लूं। अल्टा विस्टा मैंने पढ़ाया है। अल्टा विस्टा वास्तव में गूगल सर्च इंजन या इत्यादि इंजन से पहले आया एक प्रकार का सर्च इंजन हुआ करता था। यानी आज हम गूगल सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, बहुत आसानी से सर्च कर लेते हैं, कुछ भी फाइंड करना है चाहे मोबाइल से चाहे लैपटॉप, इंटरनेट पे बैठे, सिस्टम पे बैठे और फटाफट हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के लिए गूगल खोलते हैं, गूगल का पेज खोलते हैं, आराम से सर्च करते हैं। इससे पहले गूगल से पहले याहू का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था, याहू सर्च इंजन का प्रयोग होता था। इसी से भी पहले चले जाएं, यानी हम प्रारंभिक दौर में चले जाएं तो अल्टा विस्टा का प्रयोग करते थे। अल्टा विस्टा को हम सर्च इंजन के रूप में प्रयोग किया करते थे। अभी अल्टा विस्टा पे मैंने अपने नोट्स में भी आपको बताया कि इसका इतिहास ये रहा कि अल्टा विस्टा जब आधुनिक दौर में गूगल आ गया तो गूगल इतना ज्यादा प्रयोग होने लगा कि अल्टा विस्टा पे सर्च करना ही लोग बंद कर दिए। परिणाम स्वरूप अल्टा विस्टा का सर्च कहीं खो गया, इसको ओपन करना बंद हो गया, तो ये कंपनी बिक गई। पहले अल्टा विस्टा को याहू ने खरीदा, याहू ने इसे पहले अल्टा विस्टा नाम से ही संचालित होने दिया, जिससे उसको जितने भी था अल्टा विस्टा के यूजर्स वो मिलते रहे। ये पॉपुलैरिटी के दृष्टिकोण से याहू ने ऐसा सोचा, जैसे याहू ने इसका नाम नहीं बदला। लेकिन बाद में आगे चल के देखा याहू ने कि इसका कोई मतलब नहीं रह गया, अल्टा विस्टा को कोई खोलता ही नहीं था, इक्का दुक्का लोग खोलते थे, उसके लिए उसे बड़ा पोर्टल बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता था, इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा जा रहा था, तो उन्होंने अल्टा विस्टा को याहू में मर्ज कर दिया। यानी आप अल्टा विस्टा साइट खोल करके अगर कुछ सर्च करना चाहेंगे तो आपको याहू का पोर्टल खुलेगा। इस प्रकार से क्या हो गया कि वो उसका एक भाग हो गया और अल्टा विस्टा समाहित हो गया याहू में। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से देखा जाए तो अल्टा विस्टा का मर्जर कैसा हुआ? अल्टा विस्टा का मर्जर हो गया कि अल्टा विस्टा पूरी तरीके से याहू में समा गया। जैसे हम देखते हैं कि छिपकली कॉकरोच को खा ले और कॉकरोच का अस्तित्व समाप्त हो जाए। मैंने क्लास में भी इस बात को समझाया था कि जब हम मर्जर के इस स्वरूप को अपनाते हैं जिसमें एक पक्ष पूरी तरीके से दूसरे पक्ष में समा जाए, ठीक है ना, तो इससे हम एक प्रकार से आत्मसात करना यानी एसिमिलेशन करना एक प्रक्रिया होती है मीटिंग की, मर्जर की प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं एसिमिलेट कर जाना। ये मैनेजमेंट के अंतर्गत एक चैप्टर है जिसमें आप पढ़ेंगे भी कि मैनेजमेंट में मर्जर के कई स्वरूप होते हैं, इसमें एक स्वरूप होता है एसिमिलेशन कर जाना, किसी चीज का पूरी तरीके से दूसरे में समा जाना। मैंने इस पर आपको 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट भी बताए थे, जैसे बोर्ड में देखें तो x का y के साथ विलय हुआ और एक इसमें x y का फॉर्मेशन हो जिसमें x और y दोनों हैं, तो ये मिलन का एक स्वरूप है जिसमें हम मर्जर देख रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसा हो रहा है मर्जर, एक प्रकार से मर्जर हो गया, इसमें x और y, अब चूंकि x की मात्रा ज्यादा है, x का कैपिटल ज्यादा है, तो x यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है। तो
तो ये मर्जर का एक स्वरूप है, मर्जर हो गया यहाँ पर x की मात्रा ज्यादा होना, यहाँ पे क्या दिख रहा है, x की मात्रा ज्यादा होना। इसके बाद अगर हम देखें x प्लस y का स्वरूप ऐसा जिसमें x या y में कोई एक ही रह जाए, एक समाप्त हो जाए, तो इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मसात करना, एसिमिलेशन। ठीक है, ये एसिमिलेट हो गया, आत्मसात करना हो गया। ये मैनेजमेंट की चैप्टर के अंतर्गत आप अध्ययन करते होंगे। इसके बाद x और प्लस y का मिलन ऐसा हुआ कि z का फॉर्मेशन हो गया, इसे एमलगेशन कहते हैं, एमलगेशन। यानी x और y ऐसे मिले कि एमलगेट हो गए, दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया और एक नया अस्तित्व बन गया z। अब जैसे एक्स वाई में एग्जांपल हम दे सकते हैं, टाटा और कोरस का मिलन। एक कंपनी टाटा और कोरस मिले और टाटा और कोरस दोनों अस्तित्व में हैं। अभी आप वीआई का एग्जांपल बहुत अच्छा ले सकते हैं, वोडाफोन और आइडिया दोनों का विलय इस प्रकार से हुआ कि वोडाफोन और आइडिया दोनों का अस्तित्व बना हुआ है। इसी तरीके से एसिमिलेशन क्या है, जिसमें एक में दूसरा समा गया। एग्जांपल के रूप में अभी तीन बड़े-बड़े बैंक का मिलन हुआ पीएनबी में, ओबीसी ओरिएंटल बैंक है, यूनाइटेड बैंक है और आपका एक और बैंक है। वो तीनों बैंक जो है वो पीएनबी में विलय कर गए। तो ये तीनों बैंक पीएनबी में विलय करे, ये कैसा विलय हुआ? एसिमिलेट कर गए, पूरी तरह से उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, और अब कोई कंपनी नहीं बन जाए, अगर मान लीजिए कि पीएनबी और यूनाइटेड मिलती, लेकिन उसके बाद एक नया बैंक बना देती सरकार एक न्यू नेम से, तो वो एग्जांपल कहलाता एमलगेशन का। तो यहाँ पर अल्टा विस्टा पे चले गए, इसीलिए हम ये समझाने लगे। तो अल्टा विस्टा धीरे धीरे वो पूरी तरीके से एसिमिलेट हो गई, उसमें क्या हुआ, वो याहू के साथ समाप्त हो गई और पूरी तरह से खो गई। तो अल्टा विस्टा इज एन एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन। तो अल्टा विस्टा क्या है? एक सर्च इंजन है। जबकि यहाँ पर हम देखें तो मैक एड्रेस है। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जनरली ये सॉफ्टवेयर, ये नहीं होगा आपका आंसर। अल्टा विस्टा इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर गूगल टॉक है, क्योंकि गूगल टॉक का प्रयोग किया जाता था बातचीत करने के लिए। तो आज बड़ी आसानी से हम व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, जूम के थ्रू बात कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम था जब हमारे लिए और माध्यम नहीं होता था, तो इंटरनेट के माध्यम से हम हेडफोन लगाकर गूगल टॉक के थ्रू लोगों से कम्युनिकेट करते थे। तो इसमें जो चैटिंग का प्रयोग किया जाता था, इंस्टेंट मैसेजिंग का, उसका सही आंसर है गूगल टॉक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, गूगल टॉक। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है? एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा है? तो जनरली मैंने पूरा इसका शॉर्ट फॉर्म बताया है, जहां पर मैंने बताया कि किलोबाइट जो है उसका मतलब 1 × 10⁻³ बाइट होता है। मेगाबाइट को अगर हम देखें तो 1 × 10⁻6 बाइट होता है। गीगाबाइट होता है 1 × 10⁻9 बाइट। तो जो गीगा होता है वो 10⁻9 होता है, और जो आपका मेगा होता है वो 1 × 10⁻6 होता है। टेरा जो है वो 1 × 10⁻12 होता है। तो जो 10⁻9 होता है वो एक अरब की संख्या को निरूपित करता है। तो 10⁻9 जो है वो एक अरब की संख्या निरूपित करता है, और इसलिए यहाँ पर 10⁻9 यानी गीगाबाइट, और गीगाबाइट इसका सही आंसर होगा बी। यानी बी क्या है? गीगाबाइट, जो निरूपित करता है 10⁻9 यानी एक अरब अक्षरों का प्रतिनिधित्व करने वाला। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, गीगाबाइट। 10⁻9 बाइट यानी 10⁻9 दशमलव पद्धति मान के अनुसार देखे तो एक अरब होता है, इसलिए एक अरब हुआ हिस्सा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बाइनरी कैलकुलेशन की ओर ले जाता है। बाइनरी कैलकुलेशन यहाँ पे कह रहा है which one of the following represent the binary equivalent of the decimal numbers 25। यहाँ पर बाइनरी कैलकुलेशन जो मैंने आप लोगों को क्लास में सिखाया है उसी का एक क्वेश्चन है, 25 को बाइनरी के रूप में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे मैं बोर्ड पर इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, और
इसको देखते चलिएगा, जो क्लियर हो रहा है विजन तो उसके अनुसार, नहीं तो कोई बात नहीं है, नोट्स में आपको भेजूंगा तो उसमें ज्यादा क्लियर रहेगा। 25 को हमने लिखा और इसको यूं 2 लाइनें खींच दिया इस तरीके से। 25 को लिखा और 2 लाइनें हमने खींच दिया। इसके बाद हमने 2 से इसको भाग देना शुरू किया। बाइनरी है तो बाइनरी 2 से भाग दिया जाता है, इसलिए 2 से भाग देना शुरू किया। 2 1 टाइम्स में जाएगा, 2 1 जा 2 होता है तो 2 1 जा 2, चूंकि ये 2 गया। अब 4 5 है तो 5 नहीं जाता, 2 2 जा 4 टाइम्स में जाता है, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 24 हुआ, बचा 1। जो 1 बचा वो हम यहाँ लिख देंगे साइड में रिमाइंडर, ये रिमाइंडर का कॉलम है, यहाँ पर हम साइड में लिखिए। फिर उसके बाद हमने 2 से भाग दिया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 है, बचा क्या, तो बचा यहाँ पर 0, क्योंकि 6 से भाग देंगे जब 12 को तो कुछ नहीं बचेगा, बचेगा 0, तो बचा यहाँ रिमाइंडर 0। फिर 2 से हमने यहाँ भाग दिया, ध्यान से समझते चलिएगा। 2 3 जा 6, बचा क्या 0, क्या बचा 0। उसके बाद अभी और रेखाएं खींचा, 2 1 टाइम्स में, 2 1 जा 2, बचा क्या 1, बचा क्या 1। अब यहाँ पे 1 0 0 1 1, हम लोग ऐसे कैलकुलेट करेंगे, गिनती इधर से लेंगे, आंसर क्या बनेगा 1 0 0 1 1। अब देखिए ऐसे रेखा में 1 0 0 1 1, तो ये इसका बाइनरी कैलकुलेशन हुआ 1 0 0 1 1। अब 1 0 0 1 1 इसमें सही आंसर के रूप में ऑप्शन गलत है, तो चूंकि क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, बी वाले विकल्प को सुधार कर लीजिए, 1 0 0 1 1 कर लीजिए, कैलकुलेशन में एरर है। 1 0 0 1 1 ऐसे गिनती करेंगे, 1 0 0 1 1, ठीक है, 1 0 0 1 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम युक्ति नहीं है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस यानी जिससे कोई चीज निकल के बाहर जाए, तो जनरली कंप्यूटर में मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है जिससे कि हम बाहर कुछ देख रहे हैं। प्रिंटर आप जानते ही, हमने कमांड दिया, प्रिंटर से पेज निकलकर बाहर आ रहा है, स्पीकर से आवाज निकल के बाहर आ रहा है। लेकिन कीबोर्ड जो सिस्टम में लगा हुआ कीबोर्ड है वो इनपुट करने का काम आ रहा है, हम उसमें से इनपुट करते हैं, हम उसमें ए लिखेंगे तो मॉनिटर में डिस्प्ले होगा, आउटपुट होगा, ए दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो सी है, कीबोर्ड। क्या है, सी है, कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं, नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन, सिटी वाला सा यहाँ पर चूंकि एरर है थोड़ा बहुत इसलिए छूटा हुआ है, उसको ट्रांसमिशन कर लीजिए। नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कूटबद्ध करना या गड्ढमड्ढ करना क्या कहलाता है। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा कोडिंग इज नोन एज। अब ये क्वेश्चन जून 2015 में एक हास्यप्रद क्वेश्चन है, मजाकिया क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का रूप भी कहीं से नहीं समझ में आता, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कोडिंग कहना क्या कहलाता है, और ऑप्शन आप देख रहे हैं कोडिंग दिया हुआ है। कोडिंग करना कोडिंग ही कहलाता है। अवगमन यानी ट्रांसमिशन, तो अवगमन तो ट्रांसमिशन ही होता है, तो ट्रांसमिशन करना तो नहीं कहलाता। अब कोडिंग कोडिंग करना ही कहलाएगा, डिकोडिंग तो कहलाएगा नहीं, सुरक्षा करना इसका आंसर होगा नहीं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो आंसर बी है, कोडिंग करना कहलाता है। तो नेटवर्क के आर पार ट्रांसमिशन के लिए आंकड़ों को कोड करना, कूटबद्ध करना, गड़बड़ करना क्या कहलाता है, कोडिंग करना कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इस पर आपको नोट्स में भी पढ़ाया था, 2014 में दिसंबर में आया था।
और मैंने कहा ना कि कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछते हैं, कई बार ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चंस जो एक बीटेक के पर्सन के लिए तो बहुत फंडामेंटल होगा, यानी बीटेक करना या बीसीए करने वाले बच्चे के लिए तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है क्योंकि आप लोगों का बेसिक से इससे जुड़ाव नहीं होता है। अब यहाँ पे CSS, तो CSS का फुल फॉर्म पूछा है। अब जनरली जब आपको ये पता नहीं है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है CSS है क्या। तो CSS वास्तव में एक वेब पेज डिजाइनिंग है, वेब पेज डिजाइनिंग। तो वेब के पेजेस बनाने के लिए, जैसे आप कोई वेब पेज खोलते हैं, अगर आप राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का वेब पेज खोल रहे हैं तो देखते हैं बड़ा डिजाइनदार उसकी पूरा वेब पेज सजाया गया है। आप NTA का एक पेज खोलते हैं तो आप देखते हैं बड़ा डिजाइन से NTA का पेज सजाया गया है, बड़ा कुछ सजा कर रखा है। तो जो वेब पेज डिजाइनर है, जो डिजाइन करता है पेज बनाने के लिए, तो वो CSS के माध्यम से करता है। जनरली आपको अगर कोई डिजाइन बनवाना है, सपोज करिए आप कोई पॉम्पलेट छपवाना चाहते हैं, किसी बुक का कवर पेज छपवाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप चले जाते हैं एक प्रिंटर ऑफिस के यहाँ, प्रिंटर पब्लिकेशन हाउस जहां पर पूरा प्रिंटिंग मशीन वगैरह लगा रखते हैं, तो वहां पर सिस्टम पे बैठ के आप डिजाइन बनवाते हैं। तो वो किस पर बनाता है, कोरल ड्रॉ पे बनाता है। कोरल ड्रॉ बहुत फेमस है, ये कोरल ड्रॉ पर वो पेजेस बनाते हैं, चाहे पॉम्पलेट हो, चाहे हमें फ्लक्स बनवाना हो, चाहे हमें कोई भी डिजाइन किसी भी प्रकार के बुक की डिजाइन कराना हो, चाहे दवाई के रैपर की डिजाइन कराना हो, कोई भी रैपर या किसी भी चीज का डिजाइन कराना होता है, तो डिजाइनर जनरली कोरल ड्रॉ का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो होती है साधारण रूप से की गई डिजाइन। लेकिन अगर हमें वेब की पेज डिजाइन करना है, तो वेब पर जब पेज डिजाइन करना होता है तो उसके लिए हम कोरल ड्रॉ का प्रयोग नहीं करते, उसके लिए हम CSS का प्रयोग करते हैं और इसका नाम होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट यानी 6 का आंसर ए होगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट 6A। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जिस पर अभी प्रीति चर्चा कर रही थी और रिसर्च का पेपर लाई थी, और किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आया था, MOOC का फुल फॉर्म क्या होता है। और मैंने इसको कई बार पढ़ाया, हायर में भी पढ़ाया है और ICT में भी पढ़ाया। इसका फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, आंसर होगा C। क्लियर। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, एक बार पुनः देखिए, एक बार पुनः डेसिमल्स पे क्वेश्चन आ गया, और ये वही कहा जाए तो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। और 2015 में क्या, ये हर साल इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब यहाँ पर कन्वर्जन उल्टा पूछ रहा है, सीधा ही पूछ रहा है, कह रहा है डेसिमल से इस डेसिमल का बाइनरी क्या होगा। तो अभी मैंने आपको 25 का डेसिमल से बाइनरी करके दिखाया था, अब इसी चीज को 35 पे करने जा रहे हैं। तो चलते हैं 35 का डेसिमल टू बाइनरी करने। तो थोड़ी सी गलती हो गई, क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से यहाँ पर करेंगे। 25 का बाइनरी कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू जो बाइनरी अभी निकाला था, तो निकाला सही था, लेकिन उसके लिखने की पद्धति गलत हो गई थी। यहाँ पर फिर से देखिए, 2 से हमने इसको भाग दिया, तो 2 1 टाइम्स में गया, और यहाँ पे 2 2 टाइम्स में गया, तो 2 12 टाइम्स से 24 होता है, बचा क्या, 1 बचा, यहाँ साइड में 1 लिख दिया। 2 6 टाइम्स से जाता है, तो 6 जा 12 होता है, और यहाँ पर बचा क्या, 0। फिर 2 3 जा 6 होता है, यहाँ बचा क्या, 0, और 2 1 जा 2 होता है, बचा क्या, 1। मैंने आपको बता दिया था 1 0 0 1 1, और ये गलत हो गया, गलती हो गई है यहाँ पर। एक्चुअली इधर से कैलकुलेट ना करके इधर से कैलकुलेट करते हैं, यूं चलते हैं, तो यहाँ पर होगा 1 1 0 1, ये होगा सही, 1 1 0 1। तो ये सुधार कर लीजिए, अभी पूर्व में मैंने इसमें रिकॉर्डिंग कर दिया, वो गलत है, यहाँ पर जो सही है वो 1 1 0 1 1 1 0 1। अब इसी के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 वापस करूंगा। 35 को आप सब लोग भी प्रयास करें। को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 35, और अब
अब इसका बाइनरी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 2 से ही स्टार्टिंग करेंगे। 2 1 जा 2, ध्यान से देखिएगा, 2 1 जा 2, बचा 1 तो 15 हो गया। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, बचा क्या 1, क्योंकि 17 दूनी 34 होता है। 35 से इसको भाग देंगे तो 35 से इसको माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब 2 8 जा 16, 8 जा 16, बचा क्या 1, तो 1 बचा, हमने 1 यहाँ पे रख दिया। उसके बाद 2 4 जा 8, बचा क्या 0, हमने 0 रख दिया। 2 2 जा 4, बचा क्या 0, हमने 0 रख दिया। 2 1 जा 2, बचा क्या 0। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा 0। अब 1 0 0 0 1 1, ठीक है ना। सही जो यहाँ पर सिस्टम बनेगा वो 1 0 0 0, यानी 3 0 और फिर डबल 1। तो ये हमारा बाइनरी कैलकुलेशन निकल के आया 1 डबल 0 0 डबल 1। तो 1 0 0 डबल 1 आंसर हो गया ए। ए यानी 1 0 0 डबल 1। आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, GIF, JPG, BMP, PNG का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है। तो अब ये JPG का फाइल से समझ लीजिएगा। JPG आप लोग जब फोटो किस फॉर्म में फॉर्मेट करते हैं, फोटो लगाते हैं, इंटरनेट पे भी फॉर्म में भरते हैं, तो उसका JPG के फॉर्म या JPEG के फॉर्म में लगाना है। तो इमेज डाटा जो है वो यहाँ पर भंडारण के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो JPG क्या है, इमेज डाटा, और JPG की तरह ही GIF, BMP, PNG भी इमेज डाटा होती है जिसमें फोटो लगाए, फोटो का काम होता है, वीडियो का काम होता है, फोटो का काम होता है, इसलिए इसे हम इमेज डाटा के अंदर रखेंगे। इसलिए 9 का आंसर होगा बी, इमेज डाटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए से एफ तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बाइनरी का क्वेश्चन जब आता है सही कह रहे हैं, लेकिन बाइनरी के अलावा भी हेक्साडेसिमल पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया। मैंने आपको बताया था 3 चीजें, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी में हम सिर्फ 2 कैरेक्टर का प्रयोग करते हैं। ये मैंने बताया था कि 0 और 1 ये बाइनरी का कैरेक्टर होता है। 0 1 ये 2 कैरेक्टर होता है, ये बाइनरी में हम प्रयोग करते हैं, यूजिंग बाइनरी। लेकिन ऑक्टल की बात जब हम करते हैं, ऑक्टल OCTAL, तो हम इसमें टोटल 8 कैरेक्टर का प्रयोग करते हैं जो 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान रखिएगा 7। 8 इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑक्टल कैरेक्टर। 8 को हम ऑक्टल में नहीं इंक्लूड करते। यहाँ पर 0 से 7 होता है। कई क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि 8 दे दिया और कहा कि इसको किस में रखेंगे, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 है तो ऑक्टल में रख देंगे, परंतु 8 इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑक्टल, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 ये ऑक्टल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हेक्साडेसिमल भी होता है, जो कैलकुलेशन की प्रक्रिया हेक्साडेसिमल माना गया है। हेक्साडेसिमल इसमें 16 कैरेक्टर रखे जाते हैं। हेक्सा का मतलब भी 16 होता है, हेक्सा में 16 कैरेक्टर होता है, जिसमें 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 9 और 10 नहीं होगा, क्योंकि 10 2 कैरेक्टर से हो जाएगा। यहां से शुरू हो जाता है ABCD, ये ध्यान रखिएगा। 9 के बाद A यानी 10, फिर B यानी 11, फिर C यानी 12, फिर D यानी 13, फिर E यानी 14 और फिर F यानी 15। अब यहाँ पे देखिए तो 9 10 11 12 13 14 15, A अब 0, अब आपको ऐसे तो 15 दिख रहा है AF15, लेकिन 0 को काउंट करेंगे तो ये 16 कैरेक्टर होता है। इस पर भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि
f तो आप सोचेंगे 16 कैरेक्टर का होगा तो f मतलब 16 हो जाएगा। वैल्यू पूछ लेता है कई बार कहता है हेक्साडेसिमल में f की वैल्यू क्या होगी तो जनरली लोग सोचते हैं 16 कैरेक्टर होते हैं तो 16 होगा, नहीं, यहाँ पे कैरेक्टर 0 को मान के चलना है, इसलिए यहाँ कैरेक्टर जो है 16 ना होकर के कैरेक्टर टोटल 15 और F15 E जो है 14 D 13 C 12 B 11 और A को 10 रखा जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन कभी पूछ सकता है भ्रमित करने के लिए कि 8 को किसमें रखेंगे, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, तो आप सोचेंगे साहब 8 जो है वो 8 है तो ऑक्टल में जल्दी से जल्दबाजी में दे देंगे, पर 8 जो है वो ऑक्टल का हिस्सा नहीं है, 8 हेक्साडेसिमल का हिस्सा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11th क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक ऐसा क्वेश्चन है जो फैक्ट पर क्वेश्चन है, और ये कहा जाए तो कंप्यूटर पे एक पुराने फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन रखा गया है। क्वेश्चन भी बहुत इजी है। प्रथम वेब ब्राउजर है, फर्स्ट वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर जिस पर हम वेब पर जाकर लिखकर खोज करते हैं, ब्राउज करते हैं, तो पहला वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब, इसका सही आंसर है सी, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आंसर है सी, 11th का आंसर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है? कंप्यूटर में बूटिंग का प्रोसेस, अब बूटिंग का क्या मतलब है? कंप्यूटर जब ऑन होता है तो कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर देना होगा कि जिससे वो ऑन हो। अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर ना दिया जाए ऑन होने को, तो कंप्यूटर केवल एक मशीन बन के रह जाएगी, ऑन नहीं हो सकता, ऑफ नहीं हो सकता। तो कंप्यूटर जब हम परमानेंटली ऑफ कर देते हैं, यानी जब हम उसको स्विच बटन कर देते हैं, तो कंप्यूटर बंद हो जाता है। उसके बाद आपकी जो डाटा है, जितना उसमें पड़ा है, वो सब इरेज हो जाता है, यानी जो भी डाटा उसमें पड़ा है वो इरेज हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर को ऑन करने के लिए एक डाटा हमेशा उसमें फिक्स रहता है, एक सॉफ्टवेयर हमेशा उसमें इनबिल्ट रहता है। वो सॉफ्टवेयर किस रूप में रहता है? उसे रीड ओनली मेमोरी यानी रोम बोला जाता है, रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी को स्टडी करने के लिए ही बनाया जाता है, केवल मेमोरी को स्टडी करने के पॉइंट से रखा जाता है। तो कंप्यूटर जितनी बार भी खुलेगा, वो खुलने के कमांड को बूटिंग कहेंगे, और इसी को BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS यानी सिस्टम को बेसिक यानी साधारण रूप से इनपुट यानी कमांड करने के लिए, और आउटपुट यानी बाहर रिजल्ट दिखाने के लिए जो सिस्टम बनाया गया उसे हम BIOS बोलते हैं, और इसी प्रक्रिया को बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। और इसे रीड ओनली मेमोरी, जो कि कंप्यूटर के CPU में मदरबोर्ड पर एक छोटे से चिप के रूप में कंप्यूटर की मदरबोर्ड बनाते समय इनबिल्ड कर दिया जाता है। तो जब मदरबोर्ड बनाया जा रहा होता है, उसी समय एक कमांड का छोटा सा चिप उसमें चिपका दिया जाता है, जिससे कंप्यूटर को ओपन करने का जो बूटिंग प्रोसेस है, जिसे हम BIOS के माध्यम से कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर को ऑन कर सके। तो कंप्यूटर ऑन करने की प्रक्रिया, तो इसमें 12th में जो आंसर होगा वो बी होगा, दैट इज ROM, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें और भी कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो मैंने आपको कंप्यूटर पे एक मेमोरी का वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्यूटर मेमोरी पे पूरा डिटेल रखा हुआ है, जिसमें मैंने रैम, SSD सभी प्रकार के मेमोरी, जो कैश मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और आपका जो फास्ट मेमोरी होती, फ्लैश मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क, SSD,
सॉलिड स्टेट ड्राइव, डिस्क, ये सारी चीजों का डिटेल वीडियो में बना के रखा है, तो आप इसको उस वीडियो के माध्यम से बेहतर रूप से समझ सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैंडमली जो इजिली एक्सेस हो, पर ये इरेजेबल होता है। जनरली जब सिस्टम बंद हो जाएगा तो जितनी चीजें रैम में होंगी वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो रैम एक प्रकार से टेम्परेरी मेमोरी होता है जिसमें डाटा आएगा, जब तक सिस्टम खुला रहेगा उसमें पड़ा रहेगा, जैसे ही सिस्टम बंद हो जाएगा डाटा इरेज हो जाएगा। ठीक है ना। परंतु रोम क्या है, एक परमानेंट नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोला जाएगा, अपरिवर्तनशील बोला जाएगा, जिसमें जो डाटा है वो इरेज नहीं होगा। कंप्यूटर चाहे हजारों बार बंद किया जाए, जब भी खोला जाएगा वो डाटा उसको बूटिंग यानी ओपन करने का प्रोसेस सिखा देगा। कंप्यूटर जैसे आप देख रहे हैं सारी चीजें ओपन हो जाएंगी, सभी सॉफ्टवेयर को रीड कर लेगा और सारे सॉफ्टवेयर को रीड करके राइट कमांड करना शुरू कर देगा। जनरली रोम में जो चीजें हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होंगी, कितने भी वायरस आ जाएंगे परंतु रोम में वो घुस नहीं पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वायरस भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो रैम को अटैक कर सकता है, रैम को डिस्टर्ब कर सकता है, परंतु वो रोम में नहीं जा सकता। रोम में चला जाएगा, रोम अफेक्टेड हो जाएगा तो सिस्टम तो बेकार हो जाएगा। इसलिए अपरिवर्तनशील वायरस कुछ भी आए रोम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, रैम को डिस्टर्ब कर देगा। आपके जो मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क लगाई गई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन रोम डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से सीडी को रीड करने के लिए एक रीड ओनली मेमोरी भी लगाया जाता है, परंतु ये सीडी को ओपन करने के लिए होता है, इसको सीडी रोम बोलते हैं। और एक जो टीसीपी है वो ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जिसमें मैंने आपको कई प्रकार के प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इत्यादि इत्यादि बताए हैं, जो कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के 3 के समान नहीं है? Which one of the following is not the same as the other 3? अब ये क्वेश्चन जनरली मैंने आपको पढ़ाया है एक एक चीजों को। मैक एड्रेस जो है वो एक एड्रेस होता है जो इंटरनेट के विषय में बताता है, यानी इंटरनेट का आपका एड्रेस हो गया एक प्रकार से। हार्डवेयर एड्रेस जनरली ये हार्डवेयर की एड्रेस को निरूपित करता है। फिर फिजिकल एड्रेस की स्पेलिंग गलत है वो सुधार कर लीजिएगा। एड्रेस, फिजिकल एड्रेस का मतलब भी यहाँ पर जो है वो किसी भी प्रकार के हार्डवेयर से रिलेटेड होता है। और आईपी एड्रेस, सॉरी मैंने आईपी एड्रेस जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यही होता है। मैक एड्रेस जो है वो सिस्टम के एड्रेस होता है, जबकि आईपी एड्रेस जो है वो इंटरनेट पर प्रोटोकॉल, इंटरनेट पर एक एड्रेस होता है, यानी इंटरनेट से रिलेटेड एड्रेस इसके अंतर्गत होगा। तो मैक यहाँ पे देखें तो बाकी 3 जो है वो सिस्टम से रिलेटेड है, यानी मैक एड्रेस ये भी सिस्टम से रिलेटेड है, हार्डवेयर एड्रेस ये भी सिस्टम के किसी भी पार्ट से रिलेटेड है, फिजिकल एड्रेस भी सिस्टम से ही रिलेटेड है, लेकिन आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, इंटरनेट पर हो रहे एड्रेस पे। तो अगर आप इंटरनेट के माध्यम से किसी का अध्ययन कर रहे हैं, कोई इंटरनेट पर कोई ईमेल भेज रहे हैं, तो वो किसी ना किसी आईपी एड्रेस से आता है। तो इंटरनेट का संबंध होता है आईपी से, बाकी सबका केवल और केवल सिस्टम से। इसलिए यहाँ पर जो बाकी 3 से समान नहीं है वो डी है, डी यानी आईपी एड्रेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में से आईपी एड्रेस की पहचान कीजिए। अब जनरली फिर एक बार को आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है, आईपी एड्रेस क्या है। और फिर वही बात हो जाता है कि अब जनरली जो इन चीजों को नहीं समझा उसके लिए तो ये भयंकर बात है, ये क्या है, ये कौन सी भाषा है। और भैंस के आगे बीन बजाए वाली बात हो जाएगी, काला अक्षर भैंस बराबर। अब इसमें जो सबसे बड़ी चोट है वो क्या है, इसको समझिएगा। पहली बात जो समझने वाली है वो ये कि कोई भी आईपी एड्रेस होगा वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चारों 4 सेक्शन में डिवाइडेड, तो इसका मतलब चारों आईपी एड्रेस के अनुसार, पहले कंडीशन के अनुसार ठीक है। तो आईपी एड्रेस निर्धारित करने का पहला फॉर्मूला 4 सेक्शन होगा, 4 सेक्शन में बटे होंगे। दूसरा फॉर्मूला है सभी डॉट से बटे होंगे, यानी कि सभी का जो डिवीजन किया गया होगा चारों का
वो चारों का डिवीजन किसी डॉट से होंगे। अब यहाँ पे देखिए तो ए में डॉट से डिवीजन हुआ है 300 डॉट 215 डॉट 317 डॉट 3। बी में देखें तो एक क्या लगा दिया, एट द रेट ऑफ लगा दिया, तो बी गलत हो गया, बी नहीं हो सकता। सी में क्या है 202 डॉट 50 डॉट 20 डॉट 148, इसमें भी डॉट है। डी क्या है, डी जो है डैश लगा दे रहा है 202 डैश 50 डैश 20 डैश 148, तो साहब डी तो गलत हो गया। तो हमने बी और डी को इस आधार पर गलत साबित कर दिया क्योंकि ये डॉट से डिवाइडेड नहीं थे, लेकिन अभी भी ए और सी दोनों में डॉट्स लगे। अब एक तीसरी बड़ी पहचान बड़ी पहचान बाइनरी। बाइनरी का जो सबसे बड़ा पावर होगा उसके अनुसार अगर हम चलें तो 2 द पावर 7 होगा, उसके अनुसार 256 से ज्यादा किसी की संख्या नहीं हो सकती। 256 के अंदर संख्या होगी, यानी 255 कैरेक्टर्स होंगे। 300 कहां से आ गया, अब 300 अगर आ गया तो गलत हो गया, यानी डिवीजन चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। आईपी एड्रेस का जब भी जब डिवीजन होगा वो 202, 50, 20, 148 ऐसे डिवीजन हो सकते हैं, लेकिन 300 का डिवीजन नहीं हो सकता। और यह बात ध्यान रखना चाहिए, कोई भी नंबर 255 से ज्यादा नहीं होगा। 256 के अंदर होगा क्योंकि जीरो एक कैरेक्टर होता है, ये ध्यान रखिएगा, जीरो एक कैरेक्टर होता है, इसलिए 256 भी नहीं होगा, 256 के अंदर होगा, 255 के ऊपर नहीं जाएगा, तो 255 से ज्यादा नहीं होगा। और ये इसका बाइनरी 111111 होगा, आईपी एड्रेस का ही प्रयोग होता है। इस प्रकार से यहाँ पे देखें तो सी इसका सही आंसर है, 202.50.2148। क्लियर, यहां पर आंसर होगा सी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एफटीपी स्टैंड्स फॉर, एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैंने प्रोटोकॉल्स पढ़ाया था, आप लोगों को नोट्स में पढ़ाया था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसमें मैंने बताया था कि ट्रांसमिशन जब मेल को एक साइट से दूसरे साइट को भेजा जाता है, या कोई भी इंफॉर्मेशन किसी एक डेस्कटॉप से या किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाता है, तो इसे ट्रांसमिशन कहते हैं। और ट्रांसमिशन कंट्रोल करने का एक प्रोटोकॉल होता है, जिसमें फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिस होस्ट सिस्टम से भेजा जा रहा है वहां पर होगा, यानी वो फाइल को ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल होगा, ये सिस्टम कंट्रोल करेगा। इसके बाद जिस होस्ट में, जिस सिस्टम से उसको अपलोड किया जा रहा है, यानी जिस सिस्टम में वो पहुंच रहा है, वहां पर पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज होगा। और इन सभी प्रोटोकॉल्स को अगर हम मेल भेज रहे हैं तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीसी बोला जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल को भेजने के लिए एसएमटीसी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी भी प्रकार को फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाएगा उसे कहेंगे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जब कोई फाइल आ रही है, चाहे वो मेल से आ रही हो, चाहे वो फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से आ रही है, उसे अपलोड कर रहा है कंप्यूटर, तो उसे कहेंगे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इस प्रकार से ये तीनों प्रोटोकॉल, और ये तीनों प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। इस प्रकार से ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो यहाँ जितने बाकी विकल्प हैं गलत लिखे हैं, जैसे उन्होंने फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोसीजर, ये सब केवल भ्रमित करने के लिए लिख दिया है। इसका अगर आपको फुल फॉर्म जरा सा भी आपने पढ़ा, रीडिंग किया है तो कोई मुश्किल नहीं है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आंसर हो गया 15 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 थोड़ा सा विकल्प सुधार कर लीजिएगा, इसमें मैं देख रहा हूँ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ए बी सी डी ऊपर नीचे केवल लिखा, बाकी तो आपको दिख ही रहा है। मैं एक बार पुनः सुधार करके आप लोगों को इसको भेज दूंगा इंटरनेट पे।
तो क्वेश्चन है, इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके लिए किए गए थे? तो मैंने पूरा इसका इतिहास आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था कि इंटरनेट का प्रारंभ जो है वो आरपा नेट के रूप में हुआ था। इसके पीछे इतिहास है कि जब 1960 के 1900 सेकेंड वर्ल्ड वार की युद्ध की समाप्ति के बाद, यानी मान लीजिए 60 के दशक के आसपास की घटनाएं थी, और उस समय रशिया और अमेरिका दो ध्रुवी हो गए थे, दोनों एक दूसरे से कोल्ड वार कर रहे थे। कोल्ड वार मतलब जुबानी जंग चल रही थी, क्योंकि दोनों समझ चुके थे कि दोनों के पास एटमी शक्तियां हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं, दोनों को नुकसान हो सकता है। अतः एक दूसरे से युद्ध करने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्षमता नहीं थी, मुजुबानी जंग कर रहे थे। उस समय अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा था। क्यों खतरा था? क्योंकि अमेरिका को डर हर वक्त सता रहा था कि उस पर एटमिक हमला हो सकता है, क्योंकि उसने एटमिक हमला कर दिया था जापान के ऊपर, आपको पता ही होगा। इसलिए उसने अपनी पूरी नेटवर्क, उसने अपने पूरी सीमा को कंट्रोल करने के दृष्टिकोण से एक लोकल नेटवर्क टाइप का नेटवर्क विकसित किया गया, जिसमें जिसमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर पहले वायर्ड के थ्रू, बाद में वायरलेस कर लिया गया। इसे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क कहा गया, आरपा नेट कहा गया, जिसे मिलिट्री के पर्पस के लिए प्रयोग किया गया था। इस प्रकार से इंटरनेट का जो पहला प्रारंभिक स्वरूप था वो आरपा नेट यानी मिलिट्री के अंतर्गत प्रयोग किया गया था। आगे चल के जब 80 के दशक के आसपास आए, देखा कि कोल्ड वार लगभग समाप्त हो गया और अब युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी, तब इसी को फिर इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेट के रूप में व्यापक तौर पर वैश्विक दृष्टिकोण से इस नेटवर्क का प्रयोग किया जाने लगा। तो इंटरनेट का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो आरपा नेट के नाम से मिलिट्री में प्रयोग किया गया था, अमेरिकन मिलिट्री के द्वारा। बाद में आधुनिक स्वरूप के रूप में इसको डिवाइड करके इंटरनेट का नाम दे दिया गया और इंटरनेशनली लोगों को जोड़ने का प्रयोग किया जाने लगा इंटरनेट के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? इंटरनेट कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूशन इज डन थ्रू। तो अब आंतरिक संचार, तो इस पर आंतरिक संचार का मतलब हम किसी प्रकार का ऐसा नेटवर्क विकसित करें जो इंटरनली हो, लोकल हो। तो एल फॉर लोकल, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे 17 का आंसर एकदम क्लियर हो जा रहा होगा। एल फॉर लोकल, लोकल एरिया नेटवर्क। WAN लिखा है तो वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया जैसे एक शहर भर में फैला गया नेटवर्क, ठीक है, बड़े लेवल पे जो नेटवर्क प्रयोग किया जाए वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा LAN, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है। अब वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, इस पर प्रश्न है कि व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है जो वास्तविक ना हो, जो वास्तविक रूप से ना दिख रहा हो, यानी आभासी सत्यता। आभासी सत्यता यानी जो वास्तव में ना हो, जैसे कोई सामने नहीं है परंतु वो सामने दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल ऑफलाइन क्लास में बच्चे सामने होते हैं तो वो हमें सामने दिख रहे होते हैं, इसे हम रियलिटी कहेंगे। परंतु ऑनलाइन क्लास में क्या है, बच्चे सामने है नहीं पर आभास हो रहा है कि वो सामने हैं, क्योंकि वो मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि के माध्यम से हमें दिख रहे हैं। तो इसे हम वर्चुअल रियलिटी नाम देते हैं। और इस पॉइंट ऑफ से देखें तो हमें एहसास होता है कि वो मेरे साथ हैं। हमें कैसा एहसास होता है कि वो मेरे साथ हैं, मेरे साथ साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर सी होगा, पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस होता है, सहभागी अनुभव होता है। हमें लगता है कि वो मेरे साथ हैं, मेरे साथ साथ मेरी बातों को सुन रहे हैं, मुझसे मेरी बातों को शेयरिंग कर रहे हैं,
वास्तव में वो वहां नहीं होते, वो वर्चुअली वहां प्रेजेंट होते हैं, रियली नहीं प्रेजेंट होते, यानी आभासी रूप से वहां प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन है कि वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस। इसका आंसर होगा पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस। वर्चुअल रियलिटी जो है हमें सहभागी अनुभव का एहसास कराती है।